बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बिजनेस पॉलिटिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अहसन। नाजरीन, क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एक नज़रिया पेश किया था। ये नज़रिया पाक हिंद के मुसलमानों के लिए खुद मुख्तारी और खुद कफालत का नज़रिया था, और इस नज़रिए ने साबित किया कि सबसे मजबूत तरीन नज़रिया नज़रिया पाकिस्तान है। और इसका रास्ता क्या था? खुद मुख्तारी और खुद कफालत। और इसके लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी बनती थी या बनती है वो ये है कि मैशियत को तरजीह दी जाए। अगर तरजीह की बात की जाए तो अव्वलीन तरजीह हो तो फिर भी मैशियत, दूसरी तरजीह देनी हो तो मैशियत, तीसरी तरजीह हो तो भी मैशियत, तब जाकर कहीं हम पाकिस्तान को माशी तौर पर खुद मुख्तार और खुद कफील बना सकेंगे। और याद रहे कि खुद कफालत और खुद मुख्तारी तभी मुमकिन हो सकती है कि माशी तौर पर खुद मुख्तारी मिल जाए, माशी तौर पर मुल्क जो है खुद कफील हो जाए, जैसे कि चीन ने किया, जापान ने किया और दुनिया में बहुत सारे ममालिक ने किया। यही वो रास्ता है जो खुद मुख्तारी और खुद कफालत की जानिब जाता है। नाजरीन, 20 माह की हुकूमत में इस वक्त जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 20 माह में 19,669 रुपए कर्ज लिया गया, और जिसमें से 11,300 अरब रुपए गैर मुल्की कर्जे के हैं और मुल्की कर्जा जो है वो 76,379 अरब रुपए का है। तो ये इतनी बड़ी सूरत हाल कर्जों की, इससे तो ये जाहिर होता है कि हम खुद मुख्तारी और खुद कफालत के हदफ से किसी न किसी तरह दूर जा रहे हैं। इसी मौजू पर हम बातचीत करेंगे। और पाकिस्तान में पीटीए की पॉलिसी क्या है, मोबाइल इंडस्ट्री भी एक मोबाइल इंडस्ट्री है, लाहौर में ताजरों के मसाइल क्या हैं, और पाकिस्तान में जो स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री बने हैं उनका किरदार क्या है, इस हवाले से भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सदर लाहौर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ अमजद चौधरी साहब ने, और दूसरे हमारे मेहमान स्टूडियोज़ में जो मौजूद हैं वो मलक कलीम अहमद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं ताजर विंग कायद-ए-आज़म ग्रुप लाहौर, और मोबाइल इंडस्ट्री से उनका गहरा ताल्लुक़ है, इस ट्रेड से उनका बहुत एक गहरा ताल्लुक़ है। हम उनसे इस हवाले से भी सवालात करेंगे। और तीसरे मेहमान जिन्होंने फ़ोन पर ज्वाइन किया है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक अहम तंजीम प्याफ के नायब सदर हैं राजा वसीम हसन। हम उन्हें भी स्टूडियोज़ के वेलकम करते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अमजद चौधरी साहब से। चौधरी साहब जी, पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल ट्रेडर्स के पहले बानी सदर हैं लाहौर चैम्बर के। और लाहौर आपको पता है कि एक पंजाब का सबसे बड़ा सूबा भी है, दारुल खलाफा भी है, और आपको ये अल्लाह ताला ने एक एजाज़ बख्शा कि आप इसके पहले बानी सदर बन सकें। इससे पहले भी आप लाहौर चैम्बर में आपने बतौर अपोजिशन लीडर एक 100 साल तारीख में एक रिकॉर्ड कायम किया कि आपने सबसे बड़ा अपोजिशन ग्रुप लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट बनाया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स में भी आपने कस्टम्स एजेंट्स के चेयरमैन के तौर पर बहुत बड़ा हिस्सा लिया और बहुत सारे काम करवाए। अब आप ये बताइए कि ये लाहौर स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज चैम्बर जो इसका क़याम आया है, इसके मकासद क्या हैं और आप क्या समझते हैं कि किस तरह ये सफ़र आपने मुकम्मल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, स्मॉल लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री की लाहौर में बहुत ज़रूरत थी। लाहौर में कि हर शहर में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि 65% स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री है जो इस मुल्क की इकॉनमी को पूरा कर रही है, और उसकी नुमाइंदगी बहुत कम है। लाहौर चैम्बर लाहौर में मौजूद है, प्रीमियम चैम्बर है, उसकी एक अपनी अफादियत है, लेकिन वो चीज़ ये स्मॉल जो बिजनेसमैन है उनको पूरा नहीं करते थे। उनकी वहाँ आप चले जाएं चैम्बर में तो आपको एक बिल्कुल अलीट क्लास नज़र आती है, और अलीट क्लास के काम होते नज़र आते हैं। जो छोटे ताजर हैं या छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको वहाँ बिल्कुल पजीराई नहीं मिलती। तो इसको देखते हुए हमने कोशिश की। मुझे डॉक्टर साहब इसको बनाने में 5 साल लगे हैं जी, क्योंकि मुखालिफ ग्रुप बहुत तगड़ा था, वो बनने नहीं दे रहे थे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। मकासद इसके वही है कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, हमने इस मुल्क की मुआशरत को तरक्की देनी है, इसके कारोबारी लोगों को आगे लेके आना है, उनके जो मसाइल हैं उनको हल करना है। हमने इसका स्लोगन भी
चैम्बर फॉर ऑल रखा है, वहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई धड़ाबंदी नहीं है, जो भी आएगा हम उसको मेंबरशिप देंगे, उसको ऑनर करेंगे। और ये नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से कि वहाँ कोई आए और उसके मसाइल हल ना हो। इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा इसकी कर रहे हैं ट्राई, ताकि जो तो लोगों चौधरी साहब, आप के कैसे अभी चूंकि लॉर्ड चैम्बर भी मौजूद है, तो आपका क्या प्लान है, कैसे आप हुकूमत को अपनी तरफ मतवजा करेंगे, या जो मसाइल पेश आएंगे क्या आप इसी तरह हुकूमती शख्सियात को मदऊ किया करेंगे चैम्बर में जैसे लाहौर चैम्बर करता है? जी डॉक्टर साहब, इसके पास सेम पावर्स है, जो लाहौर चैम्बर की पावर्स है वही सेम पावर इस चैम्बर की भी है। और उसी तरह मिनिस्टर्स भी आएंगे, उसी तरह ब्यूरोक्रेट भी आएंगे, उसी तरह तमाम जो लाहौर की इंतजामिया है वो भी आएगी, एम्बेसडर भी आएंगे, हर चीज़ वैसे ही होगी जैसे वहाँ हो रही है। और इंशाअल्लाह ताला हमने शुरू कर दिया है, हमने स्वीडा के साथ मिलकर कुछ ट्रेनिंग सेशन भी शुरू किए हैं। इसी तरह हम और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जिसमें स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री को बूस्ट दिया जाए और उसके जो मसाइल हैं उसको हल किया जाए। तो चौधरी साहब, जो ये कहते हैं कि लाहौर में 10 लाख ताजर है जो अनरजिस्टर्ड है और दुकान में खोल कर कारोबार कर रहा है, आपका क्या पैगाम है बतौर सदर चैम्बर उनके लिए? डॉक्टर साहब, टैक्स हर बंदे को देना चाहिए, इसमें दूसरी राय कोई नहीं, हर बंदे को टैक्स देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो टैक्स देता है ये उसको कहते हैं कि तुम चोर हो, अब साबित करो कि तुम चोर नहीं हो। हमें सारा साल रिटर्न देने के बाद हम यही साबित करते रहते हैं, यार हम चोर नहीं है, हम चोर नहीं है। लेकिन जिस तरह ये वो रिटर्न अप्रूव होती है, जो होता है आप सबको पता है, उसमें कोई लुकी छुपी बात नहीं है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। आप मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ताजरों पे एतमाद करें, कारोबारी लोगों पे एतमाद करें, इनको खुला छोड़ें, इनको फैसिलिटेट करें। आप ये देखेंगे कि आज इनको आप 5 साल की या 10 साल की पॉलिसी दें और इन पे एतमाद करें। जो टैक्स आपका, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1000 हो रहा है, अगर वो 10,000 इकट्ठा नहीं होगा तो मुझे पकड़ ले। हमारे टैक्स का निज़ाम बड़ा पेचीदा है। आपने जो फॉर्म बनाया वो इतने पेचीदा है कि जब तक हम टैक्स एडवाइजर ना रखें, कोई वकील ना पकड़े। सब ये बताएं कि अगर गवर्नमेंट आपसे ये कर ले कि आप 10 लाख ताजरों को ऑन बोर्ड ला सकते हैं, तो क्या अगर हुकूमत ताउन के लिए कहे तो आप इसमें कुछ कर सकेंगे? इसमें डॉक्टर साहब, करने में कोई हर्ज नहीं, कर भी सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले हुकूमत को ताजरों को अपनी गारंटी देनी पड़ेगी कि ताजरों को फैसिलिटेट किया जाएगा, ताजरों का गला नहीं दबाया जाएगा। इस वक्त आपको मेरे से ज्यादा पता है कि तमाम इंडस्ट्री बंद हो रही है, ताजर रो रहे हैं, घरों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जब खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो वो बेचारा टैक्स कहां से देगा? जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, जब तक आप मामला ताल नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? आप बिजली के रेट देख लें, आप बैंकों के इंटरेस्ट रेट देख लें, ताजर बेचारा कहां जाए? आप बिजली का बिल देखें, उसमें कितने टैक्स लगे हुए हैं। हम खाना खाने जाते हैं टैक्स देते हैं, हम बिल देते हैं टैक्स देते हैं, हर जगह पे टैक्स ही टैक्स है। लेकिन पूरी दुनिया में जो टैक्स देता है उसको उसका एडवांटेज मिलता है। पाकिस्तान में कोई एडवांटेज टैक्स देने वाले को बंदे को नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजा वसीम साहब, आपका आवाज आ रही है मेरी? डॉक्टर साहब जी, अब ये बताइएगा राजा साहब कि मैंने आपको इकोनॉमी की सूरत हाल बताई, मैशियत के हुकूमत के दावे हैं जी कि टेक ऑफ करेगी, और आप ये बताइए कि कर्जों की मैशियत को हम क्या कह सकते हैं कि मैशियत ऊपर जा रही है या हम स्टेबल हो रहे हैं? कुछ इसके बारे में बताइएगा। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और हमारा मौक़िफ़ लेने का। मैं सबसे पहले प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज अमजद चौधरी साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जी। और हम अपने प्याफ की तरफ से भरपूर इनकी सपोर्ट में हैं और जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत होगी ये लाहौर स्मॉल चैम्बर को जितना वाइब्रेंट बना सकेंगे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि कर्जे लेके और आप जो है वो किस्से वापस करके अपने मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन कर सकेंगे, तो ये होना नहीं। ये वो प्रैक्टिस है जो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं और ये फ्लॉप प्रैक्टिस है।
آپ کی جو بیک بون ہے وہ بزنس کمیونٹی. جب آپ بزنس کمیونٹی کو اسی کا گلا بار بار گھونٹتے ہیں اور آپ انہی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، وہ تو کر رہے ہیں. دیکھیں وہ شروع سے وہی کر رہے ہیں. آپ جو ہے نا یہ بتائیں کہ یہ جو اتنی مہنگی حکومت چلتی ہے، اتنے شانہ اخراجات ہوتے ہیں، ہمارے 850 ارب روپے کے جو وہ والے جس کو ہم سفید ہاتھی کہتے ہیں، وہ ادارے جو نیشنلائز کر کے ان میں جو پیسہ ہم سے اکٹھا کر کے لگا دیا جاتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہماری اکانومی؟ نہیں لیکن دیکھیں نا، نہیں راجہ صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گا. اگر آپ نجکاری کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیں کیا پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے کبھی دعویٰ کیا کہ جی لائن سٹیل مل ہم چلا کے دکھاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس میں رکاوٹ ہے؟ پھر کیوں نہیں آپ لوگ، آپ اگر نجکاری جو چاہتے ہیں کیوں نہیں آپ چلانا چاہتے ہیں سٹیل ملز، پاکستان سٹیل ملز کو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میری گزارش چھوٹی سی یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اکانومی کے ریوائول کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نئی انڈسٹری لگانے کی بجائے جو سکھ انڈسٹری ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے، جو وینٹیلیٹر پہ ہے، جو کسی بھی وقت جو ہے وہ دم توڑ جائے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد ہمیں خبر ملتی ہے کہ 10 یونٹ جو ہیں وہ وہاں بند ہو گئے، 10 یونٹ یہاں بند ہو گئے، کبھی فیصل آباد میں بند ہو گئے، کبھی سیالکوٹ میں. تو یہ جو سکھ انڈسٹری ہے اس کو پہلے آپ جو ہے نا سپورٹ دیں گے، ان کو آپ آسان قرضے دیں گے، ان کو بجلی میں سبسڈی دیں گے، ٹیکسز میں چھوٹ دیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے ایسا ماحول بنا دیں گے جس کی وجہ سے وہ آپ دیکھیں روزگار کے یہ موقع آپ کے لیے پیدا ہوں گے اور ہماری اکانومی کو اس طریقے سے فائدہ ہوگا. تو یہ جو ہے نا خام خیالی میں رہنا، اس کا مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ بات دوبارہ آئیں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کلیم صاحب، جنرل سیکرٹری قائد اعظم گروپ تاجر ونگ لاہور. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ تاجر جو ہیں یہ کیوں نہیں رجسٹرڈ ہو رہے، اور کیوں نہیں یہ جو ہے نا ایک اسٹریم لائن میں آتے، اور کیوں نہیں اپنے آپ کو جو ہے یہ حکومتی اقدامات کے مطابق خود کو اپڈیٹ کرتے؟ صفائی کے مسائل ہیں، تجاوزات کے مسائل ہیں، اور دوسرے کئی طرح کی چیزیں ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ بھی موجود ہے، آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ایک میٹنگ کر کے تاجروں کے ساتھ کیوں نہیں ایک مضبوط سا لائحہ عمل کیوں نہیں دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بات میرا خیال ہے کہ یہ باتیں ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں اور یہ آج ریپیٹ ہوں گی، کوئی نئی بات نہیں ہم کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کے مسائل ہر گورنمنٹ ہر دور میں رہے، لوگ کہتے رہے، گورنمنٹ کہتی رہی کہ ٹیکس دیں، ہم کہتے رہے کہ ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں. لیکن طریقہ کار، اگر آج آپ ہر بندے کو رجسٹرڈ کر لیتے ہیں تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا گورنمنٹ یہ شیورٹی دیتی ہے کہ آپ جو بندہ ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوگا اس کو کل کو پرابلم نہیں آئے گی؟ جتنے لوگ آلریڈی ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں آپ ان کا وہ دیکھ لیں ذرا نکال کے، ان کو آڈٹ رپورٹیں آ جاتی ہیں، ان کے آڈٹ نکل آتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں. نہیں میرے صاحب اس کا مطلب جو رجسٹرڈ نہیں ہے ان کو پرابلم نہیں آ رہا، پھر یہی اس کا مطلب ہے. ایگزیکٹلی اصل بات ہی یہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے نا، وہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی، میں تو یہی کہوں گا. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لاسٹ IPSOS نے جو سروے کی ہے اس میں کیا آیا؟ اس میں یہ آیا کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے، اور اس میں سے تقریباً 82% لوگ ہیں جن کا اعتماد ختم ہو گیا آپ کی معیشت پہ. صرف 18% لوگ مطمئن ہیں. ہر 5 میں سے 4% پاکستانی جو ہے وہ مایوس ہے. گورنمنٹ کی پالیسی ہیں، کوئی مجھے ایک پالیسی بتا دیں بزنس کے حوالے سے جو سٹیبل ہو. جو گورنمنٹ آتی ہے وہ نئی پالیسی دیتی ہے، پرانی پالیسیوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. انڈسٹری جس طرح ابھی راجہ صاحب نے اور چوہی صاحب نے فرمایا کہ انڈسٹری 70% انڈسٹری تو آپ کی بند ہو گئی ہے. ٹیکس کہاں سے لینا ہے آپ نے؟ اب ٹیکس لیں، ریڈیو والوں سے ٹیکس لیں آپ جناب. یہ جس طرح جرمانے کر رہی ہے گورنمنٹ، اب تو پہلے بلوں پہ اکانومی ہماری چل رہی تھی، میں نے دیکھ رہا تھا لاسٹ ایئر کہ اتنے زیادہ بل آپ کے وہ ایڈ اپ کرتے جا رہے ہیں. 200% بل آپ کے بڑھا دیے گئے ہیں، بجلی پہ، گیس پہ. آپ کی اکانومی تو بلوں پہ چل رہی ہے، بزنس میں نہیں چل رہی، معذرت کے ساتھ. اب جو ہے اب وہ ٹریفک کے جرمانے آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں. اب یہ ٹریفک کے جرمانوں پہ اکانومی چلائیں گے؟ میرے حساب سے گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ابھی ایسی نہیں ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. جس طرح لیکن موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، بالخصوص پنجاب کی جو حکومت ہے، کہ یہ تو تاجر نواز حکومت ہے، یا تاجروں کے ساتھ ہیں یہ لوگ. یہ تو بڑا شد و مت سے تاجر برادری کہہ رہی تھی جی کہ
नून लीग की हुकूमत आएगी तो ये हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे? बिल्कुल जी, ताजरों के लिए ये एक सब्ज़ बाग ज़रूर था कि गवर्नमेंट आएगी और हालात बेहतर होंगे। हालात बेहतर ये हो रहे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि माशियत आप किस तबाही के दहाने पे आपकी चली गई है, इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, कर्जे आप लेते जा रहे हैं, 94,000 समथिंग जो है वो डॉलर कर्ज आपके पास ऊपर चढ़ गया है सर, माजरत के साथ, और हम कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है। मार्केटों में जाके देखें, मार्केटें सुनसान पड़ी हैं, सुनसान पड़ी हैं मार्केटें। इलेक्ट्रॉनिक चेन है हमारी मार्केटें, एक मार्केट चलती है दूसरी, सबको पता होता है भाई बिजनेस हो रहा है, लेकिन मार्केटें तबाही के दहाने पे क्यों हैं? सबसे पहले आपके किसान को बर्बाद किया जा रहा है। आपके किसान की वजह से सालाना जो उनकी फसल आती थी उसके बाद मार्केट में हलचल होती थी। अब जो है किसान अपनी सड़क, जो अपनी फसल है वो सड़क पे फेंक रहा है, लेने वाला कोई नहीं है, बिजनेस कहाँ से आएगा? आपकी जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, आप सारा इंपोर्ट पे शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, और इंपोर्ट पे 100% टैक्स लगा दिया। आपको पता है डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली क्या हुआ? 100% टैक्स लगा दिए गए। इसके बारे में जो साहब बेहतर बता सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और ये भी मलिक साहब बताइएगा कि जो फ़ोन के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हैं, क्या ये यहाँ के फ़ोन की जो इंडस्ट्री है उस लोकल वो भी इफेक्ट हो रही है? और जो ट्रेड है फ़ोन की, क्या ट्रेडर्स पे भी इसको इफेक्ट आए हैं कुछ? डॉक्टर साहब, इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर फ़ोन की तो है ही नहीं। आईटी की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जो पहले इंडस्ट्री लगी थी वो भी बंद हो चुकी है। जो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड थे, बाहर से सामान आता था, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो भी आलमोस्ट बंद हो गया। पाकिस्तान, मैंने पहले बताया, पॉलिसी कोई नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क में अभी रिसेंटली $बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है आईटी में। हमारे लिए सिर्फ मुबारकबाद हैं, आपको वेलकम कहना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम ज़ीरो हैं। हमारी जो आईटी का, आपको शायद आपके इल्म में होगा, 2000 गालिबन 20 की बात आई है, जब पीटीए ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया था। हमने एहतजाज किया खैबर से लेके कराची तक। चले पीटीए पे आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।